हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कैम मास्टर बाय नीरज महाजन। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में स्टडी करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर पार्ट 3। इसमें हम स्टडी करेंगे बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। हमने थॉमसन और रदरफोर्ड स्टडी करा है, लेकिन रदरफोर्ड फेल हो गया था ड्यू टू सम ड्रॉबैक्स। उसने हमें ये स्टेबिलिटी के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया था कि एटम स्टेबल है कि नहीं है, बट रदरफोर्ड ने हमें काफी ज्यादा अचीवमेंट्स के बारे में बताया। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी बोहर्स मॉडल। उससे पहले हम डिस्कस करेंगे लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। स्पेक्ट्रम के बारे में हमें सबको पता है, हमने रेनबो देखा है, उसमें हमने 7 कलर्स की स्प्लिटिंग भी देखी है। व्हाइट लाइट को 7 कलर में सेपरेट होते हुए विब्योगार देखा है हमने, और वो 7 कलर्स हमें कॉन्टिन्यूटी में दिखाई देते हैं। सो इस तरह के स्पेक्ट्रम को हम क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। अब हम बात करें हैं लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है। जब आप इसमें रेडिएशन पास करते हो तो ये बहुत सारी लाइंस कहां से आ जाती हैं, ये भी एक क्वेश्चन है हमारे माइंड में। तो इसका आंसर क्या है कि जब आप रेडिएशन पास करते हो तो हम हाइड्रोजन गैस के अंदर पास करते हैं, एक हाइड्रोजन के एटम के अंदर नहीं। एक हाइड्रोजन गैस का जो आपके पास सैंपल है उसमें सो मेनी हाइड्रोजन एटम्स हैं। जब आप रेडिएशन पास करोगे तो हर हाइड्रोजन एटम जो है वो रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा, उसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, एक्साइट होकर वो अपर एनर्जी लेवल पर जाएगा, और इस तरह से जब वो एनर्जी एक्साइटेड स्टेट पे जाएगा, और जब वो एक्साइटेड स्टेट से फिर से ग्राउंड स्टेट में जाएगा, इट विल एमिट रेडिएशंस इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट कलर्स, और वो डिफरेंट कलर्स हमें डिफरेंट लाइंस की फॉर्म में नजर आते हैं। सो दिस इज द आंसर कि व्हाई वी गेट सो मेनी स्पेक्ट्रल लाइंस इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम in spite of having one electron in the hydrogen. So let's study line spectrum of hydrogen. ये हमारे पास हमने स्पेक्ट्रम स्टडी करा है। सपोज ये सबसे ऊपर जो है वो हायर एनर्जी लेवल है, तो हाइड्रोजन गैस में आपने रेडिएशन पास करी है तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके, दीज आर द एक्साइटेड स्टेट, क्लियर। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके ऊपर जा चुके हैं। अब हमने देखना है, और ये हम कुछ बना देते हैं लोअर स्टेट्स। सपोज इट इज n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, ये आपका n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5, और ये सारे एक्साइटेड स्टेट में है। अब जब इलेक्ट्रॉन्स ने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली है तो हो सकता है कि उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके सीधा अपर स्टेट से सीधा n इज इक्वल टू 1 फर्स्ट वाले शेल में आकर गिरे। हो सकता है कुछ पहले 4 पर गिरे, फिर 3 पर गिरे, फिर 2 पर गिरे। सो डिपेंडिंग अपॉन यू कैसे गिरेंगे, इट डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जी विच दे हैव एब्जॉर्ब। तो हमारे पास किस तरह की लाइंस आएंगी? कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड स्टेट से एंड जो है 5th एनर्जी लेवल पर गिरेंगे, कुछ जो है जो एक्साइट हो चुके हैं और अब वो 4th एनर्जी लेवल पर आ रहे हैं। सो इस तरह से डिफरेंट हमारे पास कुछ ऐसी लाइंस हमें देखने को मिलेंगी। सो इट इज डिपेंडिंग अपॉन द हाउ मच एनर्जी ईच इलेक्ट्रॉन हैव एब्जॉर्ब। इन लाइंस को हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रल लाइंस, और इनके डिफरेंट नेम भी हैं। तो दिस इज द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, ये आपको बनाना भी आ सकता है, क्लियर। दिस इज द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। नाउ व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर एक्साइटेड स्टेट टू n इज इक्वल टू 1, तो इस सीरीज को हमने क्या नाम दिया है? लाइमन सीरीज। और ये जो सीरीज है ये किस रीजन को बिलोंग करती है? यूवी रीजन को। सेकंड, जब वो n2 पर गिरा है आपका इलेक्ट्रॉन, इट इज बामर सीरीज, और इस रीजन की जो रेंज है दैट इज द विजिबल रेंज, विजिबल रीजन में है। नेक्स्ट, अगर n इज इक्वल टू 3, ठीक, n 3 पे आ रहा है, इट इज वेस्टर्न सीरीज, और इसकी जो रेंज है दैट इज द इंफ्रारेड रीजन। n4, it is bracket series, it is all about the name of scientist, then it is also belong to IR region। n5, अगर n5 पर आता है, it is fund series, and it is also belonging to infrared region। So this is the line spectrum of hydrogen. We have passed the radiations into the sample of gas which has so many electrons, so many atoms. They absorb energy and they get excited to higher energy level. Depending upon the amount of energy absorbed, they come back to the different energy levels, and these are the different line spectrum. These are the different lines of hydrogen. सो हमें एक क्वेश्चन, अब इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन क्या आता है? हाउ टू कैलकुलेट द स्पेक्ट्रल लाइंस। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एमसीक्यूज में भी आता है। सबसे पहले तो आपको ये बनाना आना चाहिए, 5 आपको नाम आने चाहिए, और किस किस रीजन में है ये भी आपको पता होना चाहिए। नाउ हाउ कैन यू कैलकुलेट द स्पेक्ट्रल लाइंस? स्पेक्ट्रल लाइंस कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, दैट इज n2 minus n1, n2 minus n1 plus 1 upon 2। इस तरह से आप डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस कैलकुलेट कर सकते हो।
सपोज मेरे इलेक्ट्रॉन ने जंप करा है n5 टू n1, मेरा n2 हो गया 5, n1 हो गया मेरा 1, तो इलेक्ट्रॉन की जंप है, मैं इसकी निकालती हूँ। तो अगर इलेक्ट्रॉन 5 से 1 पर आता है तो उसमें कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस आएंगी? 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2। कैलकुलेट करिए, 4 इंटू 3 प्लस 1 अपॉन 2, तो 4 इंटू 3 प्लस 4, दैट इज, ये कितना आ गया आपका, सॉरी 5 माइनस n2 माइनस 1, दैट इज 5 माइनस 1 है। ओके, 4 प्लस 1 5, ये आपका 5 आ गया। 4 इंटू 5 20, 20 अपॉन 2, ये आ गया आपका 10 स्पेक्ट्रल लाइंस। तो इस तरह से आपको किसी भी एनर्जी लेवल की स्पेक्ट्रल लाइंस कैलकुलेट करनी आ सकती है। सो दिस इज योर फॉर्मूला। सो नाउ नेक्स्ट आवर टॉपिक इज व्हाट इज बोहर्स मॉडल। अब रदरफोर्ड फेल हो गया था क्योंकि उसने हमें ये नहीं बताया कि एटम स्टेबल है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली मैक्सवेल ने उसको चैलेंज किया था कि जब कोई चार्ज पार्टिकल कॉन्टिन्यूसली एक्सलरेट होता रहता है और सर्कुलर मोशन में वो रिवॉल्व करता है, तो अल्टीमेटली एक स्टेप पे उसकी एनर्जी लूज हो जाती है एंड इट फॉल्स। तो इलेक्ट्रॉन भी एक चार्ज पार्टिकल है और कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व करता है, तो इट मींस इलेक्ट्रॉन भी गिर जाएगा। तो रदरफोर्ड के पास इसका कोई आंसर नहीं था। उसके बाद बोहर ने हमें क्या दिखाया कि एटम जो है स्टेबल है, कि ऑल्दो इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल, कॉन्टिन्यूसली इट इज गोइंग टू बी एक्सलरेटेड एट ईच स्टेप, बट इट इज नॉट गोइंग टू फॉल इनटू द न्यूक्लियस। अब ये कैसे है वो हम स्टडी करेंगे। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बोहर मॉडल। बोहर मॉडल ऑफ एटम। डिफरेंट पॉस्टुलेट्स क्या हैं हमारे बोहर मॉडल के। सबसे पहले उसने ये बताया, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। ये फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द सर्कुलर पाथ, दीज सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट्स। इनका कुछ और ये ऑर्बिट्स हैं, दे आर हैविंग फिक्स्ड रेडियस, इनका रेडियस फिक्स होता है, हैविंग फिक्स रेडियस, फिक्स एनर्जी, एंड दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड, इन ऑर्बिट्स को क्या नाम दिया? दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड शेल्स। दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड शेल्स, और इनको नाम क्या दे दिया? के एल एम एन। अगर n1 में है तो आपका इलेक्ट्रॉन किस में है? k में है, n2 में है तो l में है, 3 में है तो m में है, 4 में है तो n में है। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट जो पोस्टुलेट है वो क्या उसने बताया, कि जब तक इलेक्ट्रॉन अपने शेल के अंदर रिवॉल्व करता है उसकी एनर्जी का लॉस नहीं होता है। अंटिल वो बाहर निकल के एक्साइट हो गया है, फिर नीचे गिरा है, तब एनर्जी का लॉस पॉसिबल है। लेकिन जब तक वो अपने ऑर्बिट के अंदर चक्कर लगाता रहेगा उसकी एनर्जी का लॉस नहीं होगा। सो दिस इज द सेकंड पोस्टुलेट ऑफ बोहर। क्या बताया उसने? एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द ऑर्बिट और रिवॉल्व इन द ऑर्बिट, अपने ऑर्बिट अपने शेल के अंदर जब तक वो रिवॉल्व करता रहेगा, इट डज नॉट लूज इट्स एनर्जी, डज नॉट लूज इट्स एनर्जी। इट मींस दैट इज ऑर्बिट्स जो क्या है, उसने ऑर्बिट्स को क्या नाम दिया? ऑर्बिट्स आर कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट्स। उसने ऑर्बिट्स को क्या नाम दे दिया? स्टेशनरी स्टेट्स। थर्ड पोस्टुलेट उसने हमें क्या बताया, कि सारे के सारे ये नहीं है कि कोई भी सर्कुलर ऐसी चीज जो है वो ऑर्बिट बन जाएगी। ऑर्बिट कौन से होंगे? ओनली दोज ऑर्बिट्स एग्जिस्ट whose angular momentum, whose, इस चीज ने हमें स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट दिया, whose in which angular momentum of electron is the whole number multiple of h upon 2 pi। क्लियर? ये उसने हमें कॉन्सेप्ट दिया। इसी पॉइंट से हमें क्या मिला है? क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट, क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट हमें दिया। दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्लियर? फोर्थ उसने बताया, एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब। एनर्जी कब एमिटेड और एब्जॉर्ब होगी? व्हेन इलेक्ट्रॉन excited to higher state and then come back with emission of
रेडिएशन। जब वो हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आएगा तो उसकी एनर्जी का लॉस पॉसिबल है, अदरवाइज उसमें एनर्जी का लॉस पॉसिबल नहीं है। इट मींस उसके कहने का मतलब क्या है? सो बोहर का लास्ट उसने हमें क्या बताया? द एटॉमिक स्पेक्ट्रम आर, एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो है इज नॉट कॉन्टिन्यूस। All postulates are very very important, are not continuous but discontinuous। ये सारे postulates में से आपको MCQs में क्वेश्चन आ सकते हैं, but discontinuous। So this is the Bohr's model। तो इन सारे postulates को पढ़ के हमें पता चल गया कि हमारा एटम जो है वो स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन कभी भी न्यूक्लियस के अंदर नहीं गिर सकता, जो कि हमें रदरफोर्ड ने नहीं बताया था, लेकिन बोहर ने हमें पूरे का पूरा एक्सप्लेन किया है। Now what are the achievements of Bohr's model? सबसे बड़ी अचीवमेंट तो बोहर्स मॉडल की क्या है? दैट इज द स्टेबिलिटी, जो कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, थॉमसन ने नहीं करी, रदरफोर्ड ने नहीं करी, बट बोहर ने हमें स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट दिया। सो व्हाट आर द अचीवमेंट्स ऑफ बोहर मॉडल? अचीवमेंट्स ऑफ बोहर, फर्स्ट स्टेबिलिटी, he explained the stability of atom। क्लियर? स्टेबिलिटी कैसे है? जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है इट एक्सपीरियंसेस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड नाउ देयर आर इंटरेक्शंस बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस के बीच में एंड द इलेक्ट्रॉन के बीच में। सो ये दोनों जो फोर्सेस हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ये दोनों आपस में एक दूसरे को बैलेंस करती हैं। सो इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके गिरने के चांसेस खत्म है एंड एटम इज स्टेबल। सो इस तरह से उसने हमें स्टेबिलिटी के बारे में बताया। सेकेंड, सक्सेसफुली, और किसी भी साइंटिस्ट ने हमें स्पेक्ट्रम के बारे में नहीं बताया, बट ही सक्सेसफुली एक्सप्लेन्ड लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ही सक्सेसफुली एक्सप्लेन्ड द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये भी किसी ने नहीं बताया, बट हमें बोहर ने बताया। और इसमें सबसे ज्यादा अच्छी चीज क्या बताई? बोहर ने हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी बताई, बोहर ने हमें रेडियस कैलकुलेट करना बताया कि ऑर्बिट का रेडियस कैसे कैलकुलेट करते हैं। बोहर ने हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करने के बारे में बताया, तो उसके लिए हम फॉर्मूलेस लर्न करेंगे। हाउ टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर्टिकुलर ऑर्बिट, ये भी हमें बोहर ने बताया। उसके लिए आपको फॉर्मूला लर्न करना है, -2π²m e⁻⁴ n स्क्वायर h स्क्वायर। ये सारी चीजें आपको पता है। m मास है, e इलेक्ट्रॉन है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, h आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है, और सभी की अगर आप वैल्यू फिल कर देते हो तो आपके पास आता है 2.18 × 10⁻⁻18 जूल पर एटम अपॉन n स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी। इस फॉर्मूले को अप्लाई करके आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके आप एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो। अब n क्या है? आपका शेल्स है। अब n का क्या रिलेशन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एज n इंक्रीजेस द एनर्जी डिफरेंस, ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एनर्जी लेवल्स, जितने आपके एनर्जी लेवल्स हैं KLMN, डिक्रीजेस। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसका मतलब क्या है? E2 माइनस, ये एनर्जी डिफरेंस, इट इज ग्रेटर देन E3 माइनस E2, इट इज ग्रेटर देन E4 माइनस E3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। फोर्थ, उसने हमें क्या बताया? अब ये चीज मैंने यहाँ पर एनर्जी नेगेटिव लिखी है। अब इसका क्या लॉजिक है? व्हाई एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज एटम इट इज नेगेटिव। अब बात ये है कि जब आपका इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर है, जब वो रेस्ट का मतलब क्या हुआ? जब आपका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूर है, तो ये कोई काम नहीं कर रहा, उसकी एनर्जी क्या होगी? जीरो। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आना शुरू हुआ, उसको कुछ काम करना पड़ेगा, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्टार्ट हो गई, इट मींस इट इज डूइंग सम वर्क। और जब वो काम करेगा उसकी एनर्जी यूज होगी। अब वो एनर्जी कहां से यूज हो रही है? उसकी एनर्जी तब जीरो थी, अब उसने एनर्जी स्पेंड करी है, तो जीरो में से एनर्जी निकली, तो ऑब्वियसली दैट एनर्जी विल बी नेगेटिव। सो ये भी आपको क्वेश्चन आता है, व्हाई एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, कि व्हेन इलेक्ट्रॉन इज फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस इट इज नॉट डूइंग एनी वर्क एंड इट्स एनर्जी इज जीरो। When it come close to the nucleus, it is doing some work, energy, and energy जो है वो कहां से spend हो रही है? It is from the zero energy. So it is in negative. ये भी आपका क्वेश्चन आपको आ जाता है, assertion reason में भी पूछा जाता है, किसी फॉर्म में भी पूछा जा सकता है आपको। मींस इट इज लेस देन जीरो। ये तो हमने एनर्जी कैलकुलेट करी। नाउ
to calculate radius of the orbit of nth orbit की बात कर रहे हैं हम। तो radius of nth orbit it is n square h square 4 pi square m e square z। z क्या है आपका एटॉमिक नंबर, जो भी आपके एटम का रहेगा। सपोज अगर हमारे पास हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का z क्या हो गया, 1 हो गया। तो सारी वैल्यूज हम फिल करेंगे, प्लैंक्स कांस्टेंट, पाई की वैल्यू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और z अब की वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी हाइड्रोजन के केस में। और उसमें हमारा जो r है वो क्या आता है 0.0529 n स्क्वायर अपॉन z नैनोमीटर। पिकोमीटर में भी हो सकता है, नैनोमीटर में भी हो सकता है। नेक्स्ट, हाउ टू कैलकुलेट द वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका फॉर्मूला है इट इज NH अपॉन 2 पाई m r। r क्या है आपका रेडियस। अगर आप रेडियस की वैल्यू, ये रेडियस है हमारा 0.0529, ठीक है, अगर आप इसकी वैल्यू यहाँ पर फिल कर देते हो तो हमारा जो एक्सप्रेशन क्या आता है 2.19 इंटू 10⁶ z अपॉन n मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारी कुछ वैल्यूज हैं जो आपको टिप्स पर होनी चाहिए। एनर्जी निकालनी है तो ये वैल्यू, रेडियस के लिए ये है और वेलोसिटी के लिए ये है। सो दीज आर द अचीवमेंट्स ऑफ बोहर्स मॉडल। इतना कुछ बताने के बाद भी अगेन ऑब्जेक्शन लगा, अब बोहर ने हमें क्या नहीं बताया। सो व्हाट आर द लिमिटेशंस और ड्रॉबैक्स ऑफ बोहर्स मॉडल। इतना कुछ बताने के बाद भी फिर क्या क्या चीजें रह गई हैं जो उसने हमें नहीं बताया। बोहर ने हमें स्पेक्ट्रम दिया हाइड्रोजन का। अब हाइड्रोजन के अंदर एक ही एटम है तो उसने बहुत अच्छी तरह से हमें लाइन स्पेक्ट्रम बता दिया, लेकिन उसने हमें मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स, एक हाइड्रोजन ही है ना जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, बाकी सबके अंदर तो एक से ज्यादा है, उसने उनके स्पेक्ट्रम के बारे में कुछ नहीं बताया। सो फर्स्ट ड्रॉबैक क्या हुआ, ड्रॉबैक ऑफ बोहर्स। फर्स्ट, could not explain spectra of multi-electron atom of multi-electron atoms। सबसे पहले जो उसका ड्रॉबैक निकला ये निकला। नेक्स्ट, उसने हमें बताया कि जो हाइड्रोजन का है स्पेक्ट्रम, उसने हमें लाइन बताई, 5 लाइन उसने बताई कि वैसे N5 से N1 में आया, लेमन, बामर, फास्टर ब्रैकेट एंड फ्रंट सीरीज। लेकिन उन जब हम लाइंस की डीप, कोई अच्छे हाई प्रोफाइल स्पेक्ट्रोस्कोपी से अगर हम स्टडी करते हैं, उन लाइंस के बीच में और बहुत सारी छोटी छोटी सी लाइंस है। अब वो लाइंस कहां से आई और किसकी हैं, ये हमें उसने बिल्कुल नहीं बताया। सो ही डिड नॉट एक्सप्लेन द फाइनर लाइंस इन लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ये उसका ड्रॉबैक हो गया। थर्ड, ही कुड नॉट एक्सप्लेन effect of magnetic field on the spectral line। और इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन स्पेक्ट्रल लाइंस, इसको हम क्या बोलते हैं, जीमन इफेक्ट। ये भी आपको क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज जीमन इफेक्ट। नेक्स्ट, ही कुड नॉट एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ स्पेक्ट्रल मैग्नेटिक लाइन, इसमें पढ़ा, इसमें है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन स्पेक्ट्रल लाइन, और इस चीज को हम क्या बोलते हैं, स्टार्क इफेक्ट। नेक्स्ट ड्रॉबैक, he could not explain shapes of molecules, shapes के बारे नहीं बताया। he could not explain ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, क्योंकि तब तक और बहुत सारी डिस्कवरीज हो चुकी थी, साइंटिस्ट को लगा कि जो इलेक्ट्रॉन, अभी तक हम पार्टिकल नेचर ही स्टडी करते आ रहे हैं, लेकिन उनके अकॉर्डिंगली क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर पार्टिकल लाइक करैक्टर भी है और उसके अंदर वेव लाइक करैक्टर भी है। तो उस टाइम जो है ड्यूल नेचर वाला कॉन्सेप्ट शुरू हो गया था। तो इसके बाद हमारा एक नया मॉडल देन अराइज हुआ, दैट इज अ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, दैट विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। बच्चों, ये आपने वीडियो देखनी है। बोहर्स मॉडल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसको आप देखिए, इसके न्यूमेरिकल्स हर हाल में आते ही आते हैं। वीडियो को देखिए,
शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, तो ताकि हमारे पूरे एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर की मैंने पार्ट्स में वीडियो स्टडी डाली है, अपलोड करी है। दिस इज द थर्ड पार्ट। इन नेक्स्ट पार्ट आई विल डिस्कस डी ब्रोगली, हेसनबर्ग प्रिंसिपल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वांटम नंबर्स। तीनों ही टॉपिक्स आपके बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक्स हैं, तो नेक्स्ट वीडियो आपके पास जल्दी तभी पहुंचेगी अगर आप सब्सक्राइब करोगे। तो इसको आप देखिए। अभी चलिए हम एक बोहर्स का आपको मैं न्यूमेरिकल करके बताती हूँ। एक और चीज है जो कि हमारे पास है, हमने स्पेक्ट्रल लाइन स्टडी करी है, वहां से हमारा एक फॉर्मूला आता है कि हाउ टू कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। क्लियर? ये तो हमारा हो गया ड्रॉबैक्स ऑफ बोहर्स मॉडल। नाउ हाउ टू कैलकुलेट वेवलेंथ। नंबर कैलकुलेट करना मैंने आपको बताया था, फॉर्मूला n2 minus n1 then n2 minus n1 plus 1 upon 2. Now how to calculate wavelength of spectral lines? इसके लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला है जो को हर हाल में आना चाहिए, दैट इज 1 upon lambda. It is equal to r 1 upon n1 square upon n2 square. अब 1 upon lambda इसको हम न्यू बार भी बोलते हैं। Clear? So this is the formula and r is your Rydberg constant, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और इसकी जो है वैल्यू फिक्स है, इट इज 109677 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये आपका फॉर्मूला आना चाहिए। लेट्स डिस्कस वन बोहर्स न्यूमेरिकल। कैलकुलेट द एनर्जी। वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, बिकॉज आपके हर टॉपिक की वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ, पूरे सीरीज चला रही हूँ। फर्स्ट चैप्टर अभी कवर करा, सेकंड पे हम आ गए हैं, तो हर चैप्टर हर टॉपिक की वीडियो आ रही है। अगर आपको आपकी केमिस्ट्री में कुछ भी डाउट आपको लग रहा है, आप मुझे मैसेज करिए, आई विल अपलोड द शॉर्ट ऑफ दैट। आपके सारे डाउट क्लियर होंगे, लेकिन आप मैसेज करोगे तभी मुझे पता चलेगा। कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन। व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट? एक तो हमसे एनर्जी पूछी है, दूसरा हमसे रेडियस पूछा है। अब मैंने आपको अभी फॉर्मूले में बताया था, तो एनर्जी कैसे कैलकुलेट करनी है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? -2.18 इंटू 10⁻18 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर जूल पर एटम। अब यहाँ पर आपका क्या है? हीलियम आयन। तो हीलियम का केस में उसका जो z है इट इज इक्वल टू 2, तो k शेल में है, n इज इक्वल टू 1। तो आप इसकी वैल्यू फिल करिए। सो n क्या है? इसमें 1 है। E1 इज इक्वल टू -1 2.18 10⁻18। z हमारा 2 है, तो यह 2 का स्क्वायर हो गया। n 1 है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करते हो, इट इज -8.72 इंटू 10⁻18 जूल। अब उन्होंने हमसे पूछा है रेडियस, तो रेडियस का हमारे पास सेकंड जो है रेडियस है। रेडियस का हमारे पास फॉर्मूला क्या था? 0.0529 n स्क्वायर अपॉन z। 0.0529 n स्क्वायर 1 स्क्वायर, z आपका 2 है। इसको आप सॉल्व करते हो, इट इज 0.02645 नैनोमीटर। सो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट द न्यूमेरिकल्स ऑफ बोहर्स। और इसके काफी सारे न्यूमेरिकल्स आपको एमसीक्यूज में आते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ नीट एज वेल एज इन जी। आई होप ये टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर है। सो वॉच दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, and for next video I will upload de Broglie, Heisenberg and quantum numbers.